किशोर साहब ने बच्चों के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ी तो भाइयों ने बहन की शादी एक फेरे वाले से कर दी जो बहुत गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन गरीबी से मजबूर होकर बहन हिस्सा मांगने आई तो भाई बोले, हम तुम्हारे पति को कारोबार बनाकर दे देते हैं, तुम जायदाद हमारे नाम कर दो। भोली बहन ने ऐसा ही किया तो भाई ने इसे फ्रूट की रेडी लगवा दी और करोड़ों की जायदाद हड़प कर गए। ममता आंखों में आंसू लिए कभी वापस ना आई। कुछ दिन बाद भाई जायदाद बंटवारा करने लगे तो कागजात देकर इनके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह जायदाद। ममता इस आलीशान बंगले के आगे बड़ी बेबसी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। अपनी उंगलियां बार बार चटका रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अंदर जाएं या वहीं से पलट आए, मगर इसकी गरीबी इसकी गैरत को मात देने लगी और फिर आखिर उसने डोरबेल पर हाथ रख दिया। सख्त तपती धूप में वह बार बार माथे पर आया पसीना साफ कर रही थी। आज इसे अपने भाइयों के सामने हाथ फैलाने जाना था। अपने पति के लिए अपनी खुददारी को एक साइड पर रखकर तीसरी बार दरवाज़ा बजाने पर दरवाज़ा एक नौकर ने खोला था। वह सर से पैर तक ममता को देखने लगा, फिर कहने लगा, माफ़ करो बीबी। वह काफ़ी झुंझला हुआ लगता था, जैसे अभी सोकर उठा था, और दरवाज़ा बंद कर दिया। और ममता तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई, क्योंकि वह नौकर इसे कोई भिखारन समझ रहा था। ममता ने अपनी आवाज़ पर काबू पाया और फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। तीसरी चौथी बार दरवाज़ा बजाने पर वह नौकर फिर से शक्ल बाहर निकालकर ममता को देखने लगा और अपनी जेब से मुड़ा तोड़ा का नोट निकाल दिया और ममता को थमा दिया, इससे पहले कि ममता इसे पकड़ती और वह नौकर दरवाज़ा बंद कर देता। ममता ने अपनी चादर अपने चेहरे से हटाई और वह बूढ़ा नौकर चंद लम्हे के लिए बिल्कुल शॉक हो गया। इसकी तो जैसे बोलती बंद हो गई थी। कहने लगा, ममता बीबी आप यहाँ? वह जिम इस कदर हैरान परेशान था कि इसकी ज़बान अटकने लगी और फिर एकदम से वह ममता के सामने अदब से झुक गया, अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए। कहने लगा, माफ़ कर दो बीबी साहिबा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। इस पर ममता कहने लगी कि श्याम काका, कोई बात नहीं, मेरा हुलिया ही ऐसा है कि मैं भिखारी से कम नहीं लगती। आपका इसमें क्या कसूर? भला श्याम काका ममता के घर पर बहुत पुराना नौकर था जब ममता के माँ बाप थे और ममता इस घर में हर जगह चहचहाती फिरती थी। बहुत लाड़ों से पला था। किशोर साहब ने ममता को, और श्याम काका भी अक्सर ही ममता के साथ खेलते थे। जब इसकी 2 चोटियां होती थी वह इन चोटियों को पकड़कर खींचते तो ममता बाबा से श्याम काका की शिकायत करने लगती। किशोर साहब बड़े बिजनेसमैन थे और ममता इनकी लाडली बेटी थी, जो 3 भाइयों की पैदाइश के बाद पैदा हुई थी और सबसे छोटी थी। मगर ममता की पैदाइश के बाद ही इसकी माँ जिंदा ना रह सकी और किशोर साहब ने इसे माँ और बाप दोनों मिल बनकर पाला। छोटी होती थी तो भाई भी लाड़ और प्यार जताते थे, क्योंकि तब दिलों में मुनाफा नहीं थी और न ही लालच। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और ममता बड़ी होती गई, किशोर साहब का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा फैलता गया। वह 3 फैक्ट्रियों के मालिक थे जिनकी आमदनी करोड़ों में थी। ममता के भाई जब बड़े हुए और मालिक हुए तो इन्हें पैसों की चमक के आगे मोहब्बत मैली पड़ती दिखाई देने लगी, क्योंकि इंसान के पास जितने भी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं वह बहुत लालच में आ जाता है कि मेरे पास इससे भी डबल हो जाएं। किशोर साहब के तीनों बेटे ही पैसों के पुजारी थे। हालांकि किशोर साहब खुद ऐसे नहीं थे। इसमें गुरूर और लालच नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि वह गरीबों में भी अपनी दौलत बांटते थे और बेटों को यह बात बुरी लगती थी कि इनकी मेहनत की कमाई इनका बाप गरीबों में भी बेदर्दी से लुटा रहा है। इनका बस चलता तो एक एक पाई जोड़ कर रखते। भाइयों की निस्पंद ममता बहुत भोली भाली सी थी। इसे दुनियावी पैसों से इतनी ज़्यादा गर्ज नहीं थी। वह बहुत सीधी बच्ची थी, बिल्कुल भली मानस और गाय जैसी। किशोर साहब को ममता सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी और बेटे इस बात से जलते थे, मगर किशोर साहब को पता था कि ममता का दिल कितना साफ है, बिल्कुल आईने की तरह। इसके दिल में कोई गुरूर नहीं थी, ना किसी के मुताबिक कोई बगस था। इसलिए किशोर साहब की सारी पूरी तरह ध्यान बेटी थी। वह इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। छोटी से छोटी फरमाइश भी पूरी करने के लिए अपने काम काज छोड़कर भागे चले आते। और ममता के लिए तो अपने बाबा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी अजीज नहीं था। वह इनके लिए ऐसा घना साया थे जिसकी छाँव में वह थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेती। मगर ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले भरोसा चीज़ है। ये इंसान को छाँव से तपते सेहरा में पटकने में एक लम्हा भी नहीं लगाती। ममता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इसका खुशियों भरा आंगन एकदम से वीरान होने लगा था। इसकी ज़िंदगी में बहार की बजाय पतझड़ हमेशा के लिए
पंजे गाड़ने वाली थी, क्योंकि किशोर साहब को जिगर का कैंसर हो गया था, जो कि आखिरी स्टेज पर था। किशोर साहब को हर ममता ही फिक्र सताई रहती थी कि ना जाने इस बच्ची का क्या होगा, इसके भाई ने इसे नोच खाएंगे, क्योंकि किशोर साहब को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ममता के भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। इनके नज़दीक इनकी बहन की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए वह हर वक्त परेशानी में रहते थे। इन्हें अपनी बीमारी से ज़्यादा ममता के ज़िंदगी की फिक्र थी। वह दिन रात इनके गम में घुलते रहते थे। ममता को इस बात का पता नहीं था कि किशोर साहब को जिगर का कैंसर हो गया है और वह भी आखिरी स्टेज पर हैं और इनका इलाज नामुमकिन है, क्योंकि कैंसर अब पूरे जिस्म में फैल चुका था। बचने का कोई चांस नहीं था। किशोर साहब के पास बहुत थोड़े दिन रह गए थे और जब वह ज़ाहिरी तौर पर भी बहुत निढाल और बीमार रहने लगे तो ममता को खटक गई। कहने लगी कि पापा आप इतने कमज़ोर हो गए हैं, आपकी आंखों के आसपास गड्ढे काले पड़ गए हैं। और उनके पापा इनके सर पर हाथ रख देते, कहते कि मेरी बच्ची, मेरा वक्त आन पहुंचा है, ना जाने मेरे बाद तेरा क्या होगा। तू तो बहुत भोली है, तुझे तो दुनियारी की कुछ भी खबर नहीं, कोई भी तेरा फ़ायदा उठा सकता है। मुझे हर वक्त तेरी फिक्र सताई रखती है। और वह बिल्कुल हक्का बक्का अपने बाप को देख रही थी। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इससे इसका बाप बिछड़ जाएगा, क्योंकि माँ का साया तो बचपन में ही इससे जुदा हो गया, अब बाप का साया भी छीनने वाला था। वह दिन रात अपने बाबा के सीने लगकर रोती रहती, मगर किसी के आंसू अपने प्यारों को वापस नहीं ला सकते। इन्हें एक दिन जाना ही होता है, हमें बिल्कुल अकेला छोड़कर। वह दिन कयामत बनकर शुरू हुआ था और इसकी ज़िंदगी बिखर कर रह गई थी, क्योंकि किशोर साहब की जिस दिन मर गए थे, ममता के सारे ख्वाब और सारी खुशियाँ भी इनके साथ कब्र में दफन हो चुकी थी और वह मानो मट्टी तेल बन चुकी थी। ममता भी अपने बाप के गम से ही नहीं निकली थी कि इसके भाई इसके सर पर सवार हो गए और कहा कि तुम्हारी शादी करनी है। और ममता इनको ऐसे देखने लगी जैसे इनके सर पर सी आ गई हो। कहने लगी, क्या मतलब है भाई, बाबा को मरे हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है, आपको मेरी फिक्र क्यों सता रही है, क्या मैं आप पर बोझ हूँ। मगर इनके भाई जज्बात से भरी लहजे में बोले कि जल्द से जल्द बहनों को विदा होना ही चाहिए। बाप की भी यही नसीहत थी कि ममता की शादी जल्दी कर देना, क्योंकि बच्चियां अपने घरों में ही अच्छी लगती है। माँ बाप का घर तो इनके लिए पराया होता है, एक मेहमान खाना होता है। आखिर कब तक इस मेहमान खाने में ठहराया जा सकता है, एक दिन तो अपने घर जाना होता है। ममता अपने भाइयों की बात सुनकर जोरों से रोने लगी। कहने लगी कि मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी, आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। खुदा के लिए मुझे मेरे घर में रहने दीजिए, मुझे मेरे बाबा के घर में रहना है। इनकी यादें हैं इस घर में, मैं हर वक्त इनकी यादों में खोना चाहती हूँ, इन्हें महसूस करना चाहती हूँ, इनके कमरे में रहना चाहती हूँ। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। खुदा के लिए इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। मगर भाई फैसला कर चुके थे, वह तो बस अपनी राय थोपने आए थे, ना कि ममता की राय मांगने। ममता रोती धोती रही और इसकी विदाई का दिन भी आ गया। वह अपने बाबा के कमरे में इनकी तस्वीर से लिपटकर जोरों कतार से रो रही थी, जिसका गम आंखों के रास्ते आज बह जाने को तैयार था, क्योंकि इसे तो यह भी नहीं पता था कि इसकी शादी किसके साथ हो रही है। ना ही किसी ने पूछने की ज़रूरत की थी। इसे ना तो अपने बाबा के साथ रहना था, ना ही यह भाई इसकी जान के दुश्मन क्यों बने थे, इसके और किशोर साहब के दरमियान जुदाई क्यों पैदा कर दिए थे। नौकर जिन्होंने ममता को अपने हाथों से पाला था, खास तौर पर श्याम काका, ममता की ऐसी हालत देखकर खून के आंसू रो रहे थे, मगर बेबस थे। वह एक नौकर थे, इनके औकात ही क्या थी कि वह इसके जालिम और जवार भाइयों को रोक सकते, क्योंकि इनके भाइयों ने तो इस पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। इसका रिश्ता एक फल बेचने वाले गरीब खानदान के लड़के से तय कर दिया था और आज इसकी विदाई का दिन था। वह लड़का, जिसका नाम अमन था, बिल्कुल हैरान था। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अपनी किस्मत पर कि वह झोपड़ी से निकलकर बंगले में अपनी बारात लेकर आएगा। वह खुशी से ज़्यादा हैरानगी का शिकार था। इसे शक था कि ममता शायद कोई अपाहिज लड़की होगी या गूंगी होगी, इसलिए इसके भाई इसकी शादी गरीब खानदान के लड़के से करना चाहते हैं, क्योंकि अमीर खानदान की इसकी शादी नहीं हुई। मगर जब इसे दुल्हन के रूप में ममता को देखा तो इसे अपना आप और भी ज़्यादा नीचे लगने लगा था। वह तो किसी हूर से कम नहीं थी। इसे तो अपनी किस्मत पर जितना भी नाज था। ममता श्याम काका के गले लगकर खूब रोई थी, क्योंकि इस घर में सिर्फ वही इसका हमदर्द था, इसके बाबा की जगह था।
मगर इस नौकर की इतनी औकात नहीं थी कि वह ममता की किस्मत को बदल सकता, इसलिए वह इसके साथ जरों कतार रो रहा था और इसे विदाई कर रहा था। और आज इतने सालों बाद वह ममता को अपने सामने देखकर जैसे बिल्कुल ही डर सा गया था। इसकी हालत बिल्कुल किसी भिखारी के जैसा थी जो गरीब बनकर इनके दर पर आई थी। कैसे जालिम भाई थे जो खुद अपने बाप की थोड़ी ही करोड़ों की जायदाद पर ऐश कर रहे थे, और ममता का हिस्सा भी उन्होंने नहीं दिया था, खुद ही हड़प कर लिया था। श्याम काका आंखों में ढेर सारा गम लिए ममता को देख रहे थे। उन्होंने ममता के सर पर हाथ रखा और इसे जल्दी से अपने क्वार्टर में ले गए। ठंडा पानी पिलाया। ममता का पसीने से बुरा हाल हो चुका था। इसके चेहरे का रंग बिल्कुल झुलस गया था, क्योंकि बंगले में झोपड़ी तक के सफ़र ने इसे बहुत थका दिया था। इसका चेहरा तो जवान और तरोताज़ा हुआ करता था, इस पर गरीबी की जंग जमी हुई थी, जिसकी वजह से इसका हुस्न मांद पड़ गया चुका था। काका देर तक इसे देखते रहे, फिर कहा कि ममता बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया। तुम तो ऐसी विदा हुई इस घर से कि दोबारा कभी पलट कर देखा ही नहीं। ममता के एक सांस भरी और श्याम काका से कहने लगी कि अब इस घर का मालिक ही नहीं रहा तो घर भी मेरा नहीं रहा, क्योंकि एक वही तो था जो मेरा अपना था। ममता की आंखों में बीते दिनों का दुख था। कहने लगी कि मुझे अपने भाइयों से मिलना है, क्योंकि मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मेरा पति जो कि एक फल वाला है, इसका कारोबार मंद पड़ गया है और वह बिल्कुल सड़कों पर आ गए हैं। मुझे अपने भाइयों से अपना हिस्सा मांगना है, क्योंकि बाबा ने कुछ तो मेरे लिए छोड़ा होगा। शायद वह हिस्सा मेरा पेट भरने के लिए काफ़ी हो और हम मियाँ बीबी अपनी गुजर बसर कर सकें। श्याम काका हैरत से ममता को देख रहे थे। यह वो ममता थी जो किशोर साहब के दिल का टुकड़ा थी। भला उन्होंने ममता के लिए क्यों ना कुछ छोड़ा होगा। वह ममता को इसके भाइयों के पास ले गए, जो बड़ी ठाट और ऐश से ममता के हिस्से की दौलत पर कब्जा जमा कर बैठे थे, और इनको पेट फिर भी नहीं भर रहा था। उन्होंने अपने सामने ममता को खड़े हुए देखा तो एकदम से हैरत में गुम हो गए। हमें तो लगता था कि ममता मर गई होगी भूख से बिलक बिलक कर, क्योंकि इनका यही मंसूबा था, एक गरीब से शादी कर देना ताकि वह बहुत जल्दी अपनी गरीबी में मर जाए और जायदाद में वह करोड़ों का हिस्सा मांगने ना आ जाए। जो किशोर साहब ने ममता के लिए चिंतित थे, क्योंकि भाइयों को इस बात का बड़ा गम था कि किशोर साहब ने बेटों से ज़्यादा बेटी की हिस्सा जायदाद में रखा था। 3 फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री की मालिक थी वह, और इसके अलावा करोड़ों रुपए ममता के अकाउंट में थे, जो कि ममता को भी पता ना था। वह तो बेचारी भोली भाली मानस थी, अपना हिस्सा मांगते हुए भी बेपनाह शर्म कर रही थी। अपना हिस्सा मांगते हुए भी शर्म और झिझक महसूस कर रही थी। इसने डरते डरते अपने भाइयों से कहा कि मेरा पति मैं बिल्कुल सड़कों पर आ गए हैं। अगर बाबा ने मेरे लिए कुछ हिस्सा छोड़ा है तो प्लीज़ आप मुझे वह दे दें, ताकि मैं अपने पति के साथ अपना गुजर बसर आराम से कर सकूं। भाइयों ने यह बात सुनी तो बहन को दिलासा दिया, कहा कि हम तुम्हारे पति की सहायता करेंगे ताकि वह अपना कारोबार चला सके और तुम लोग आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। तुम हमारी बहन हो, आखिर वो तुम्हारा हक बनता है। भाइयों ने ममता को काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया था और वह बेचारी खुश हो गई, मगर इसे क्या मालूम था कि इसके साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है, क्योंकि इन भाइयों ने ममता के पति को फलों की रेहड़ी की बजाय एक दुकान खोलकर दे दी, जिसमें वह अपने फल वगैरह सजाकर बेच सके और दोनों मियाँ बीबी रूखी सूखी रोटी खानी नसीब हो सके और दोबारा से बहन कभी अपने भाइयों से के दर पर ना आ सके। उन्होंने बहन की करोड़ों की जायदाद खुद ही हड़प कर ली थी और इसे करोड़ों की तादाद में से सिर्फ एक दुकान इसके पति को खोल कर दे दी। बहन बेचारी थोड़े में से खुश हो गई। इसका पति पहले जो फलों की रेहड़ी लगाता था, अब एक दुकान का मालिक बन चुका था। अब तो वह आराम से गुजर बसर कर सकेंगे। वह बेचारी इस बात से बेखबर थी कि इसके बाबा, जो कि इसके दिल और जान से अजीज बाबा थे, जिन्होंने कभी भी ममता को आज तक नहीं आने दी थी, क्या वह ममता को ऐसे ही छोड़ देते और सारी की सारी जायदाद इसके भाइयों को दे देते। ममता के दिल में दुख तो था, मगर इससे जाहिर नहीं किया। इसके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि वह और इसका पति रात को भूखे ना सोएं और खाना खाकर सोएं। वही रूखी सूखी ही सही, वह वापस पलटकर अपने भाइयों के पास कभी ना आई थी, क्योंकि वह बार बार अपने लिए अपना हक नहीं मांग सकती थी। इसे शर्म आती थी और इसकी खुददारी और इसकी नफ्स आड़े आ रही थी। जिन भाइयों को खुद एहसास नहीं था कि अपनी बहन का हिस्सा इसे दे दे, इनको एहसास दिलाने का क्या फ़ायदा। वक्त यूं ही गुजरता गया और ममता के भाई
खुदा की पकड़ में आ गई, क्योंकि किसी का हक खाने वाले को ऊपर वाला इस दुनिया में भी सजा देता है। और आखिर एक दिन इनकी दोनों फैक्ट्री में ऐसी आग लगी कि हर चीज़ जलकर राख हो गई। ये तीनों फैक्ट्रियां ही थी जिसमें वह करोड़ों कमा रहे थे। तीसरी फैक्ट्री, जो कि ममता के नाम की थी, वह सही सलामत बच गई थी। यह ऊपर वाले का सबसे बड़ा चमत्कार था और एक नसीहत इन लालची परास्त भाइयों के लिए थी। मगर वह फिर भी नहीं समझे थे। उन्होंने ममता के नाम की फैक्ट्री और उनके नाम की शेयर्स बेचने की कोशिश की, और जब वह वकील से बात करने लगे तो इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वकील साहब, जो कि किशोर साहब के दोस्त भी थे और इनके बहुत ही भरोसे वाले वकील थे, किशोर साहब ने मरने से पहले इनको एक वसीयत दी थी कि जिसके मुताबिक ममता शेयर्स और फैक्ट्री इनके भाइयों को बेचने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, और अगर किसी ने भी इस पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसे जेल की सज़ा होगी, और जितना साल भी वो ममता के अलावा किसी और के कब्जे में रही, इस सब का प्रॉफिट ममता को दे दिया जाए और फैक्ट्री भी दे दी जाए। ममता के भाई यह वसीयत सुन रहे थे और इनके माथे पर पसीने की बूंदें आ रही थी, क्योंकि उन्होंने तो आज तक किसी भी वसीयत को सुनने की कोशिश ही नहीं की थी कि इनके बाबा साहब क्या कर गए थे। इन्होंने तो बस अपनी मनमानी की थी और अपनी घमंड में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि खुदा की पकड़ में आ गए, और फिर भी नहीं सुधरे थे और ममता के हिस्से की भी जायदाद बेचने की कोशिश कर रहे थे। मगर वकील की बात सुनकर वह एकदम से सख्ते में आ गए, क्योंकि ममता की जायदाद ही अब बाकी रह गई थी, वरना दोनों फैक्ट्रियों तो वह गंवा ही चुके थे। अगर वह भी ममता के हवाले कर देते तो सड़क पर आ जाते। और जैसा जैसा कि वकील साहब कह रहे थे कि जितना साल भी इस फैक्ट्री पर कब्जा हुआ है और इसका प्रॉफिट मिला है, वह भी सारा का सारा ममता को, यानी कि फैक्ट्री की मालकिन को दे दिया जाए, क्योंकि यह फैक्ट्री ना देने की सूरत में मुजरिमों को गबन के केस में सज़ा की जाएगी। तीनों भाई सर पकड़कर बैठ चुके थे, क्योंकि इन्हें अपना ज़िंदगी बिल्कुल कठिन लग रहा था। उन्होंने आज तक जितनी भी अय्यासियाँ की थी वह सब अब ख़त्म हो गई थी, और वह सड़क पर आ गए थे और जेल जाने वाले थे, क्योंकि इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो प्रॉफिट ममता के हवाले कर देते, जो कि करोड़ों में था। इधर ममता अपनी झोपड़ी में अपने पति के साथ रूखी सूखी खाकर सुकून की नींद सो रही थी, और इधर इसके भाई बंगले में चिंता में डूबे थे, क्योंकि इन्हें रातों को नींद नहीं आती थी। किसी यतीम का हक इतने साल खाने के बाद सुकून की नींद भला कैसे आ सकती थी। इन्हें खुद से ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों की थी। यह इनके साथ ही सड़क पर आ जाते, क्योंकि अब वह छोटे छोटे बच्चों के बाप थे और इन बच्चों से छत नहीं छीनना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन ममता को तलाश करने लगे। इन्हें तो यह भी पता नहीं था कि ममता रहती कहाँ है और किस हाल में है। आज ममता के लाले पड़ गए थे। इन्होंने झोपड़ी ढूंढ लिया। यहाँ पर 2 मिनट के लिए भी खड़ा होना भी कठिन था। ममता को तो जगह नहीं मिल रही थी। अपने सेठ भाइयों को कहाँ पर बिठाए, इसलिए शर्मिंदा सी थी। टूटी हुई कुर्सी के अलावा घर में कुछ नहीं था। मगर वह सारे भाई ममता के पैरों में गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। ममता तो अचानक परेशान सी इनको देखने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सूट बूट में ये लोग एक फकीर के सामने क्यों ढेर हो चुके हैं। इतने में श्याम काका भी झोपड़ी में आ गए। ममता ने इनसे पूछा तो श्याम काका मुस्कुराने लगे। कहने लगे कि आज तुम्हारे भाइयों की अकल ठिकाने आ गई है, क्योंकि खुदा की लाठी पे आवाज़ होती है। इनकी सर्कस अब अंजाम को पहुंच चुकी है और अब तुम झोपड़ी में नहीं रहोगी। ममता श्याम काका की बात सुनकर हैरान हुई। कहने लगी कि क्या मतलब श्याम काका? श्याम काका ममता को सारी हकीकत बता दी। हकीकत सुनने के बाद ममता हक्का बक्का रहेगी। इतनी सारी जायदाद में से भाइयों ने इसे क्या हिस्सा दिया? भाई शर्मिंदा से थे और ममता से माफ़ी मांग रहे थे। कहने लगी कि हमें जेल मत भेजना, हम तुम्हारा प्रॉफिट धीरे धीरे लौटा देंगे। मगर ममता का दिल बहुत बड़ा था। इसे अपने भाइयों पर दुख तो था, मगर इसका दिल बहुत बड़ा था। कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैंने आपको सब माफ़ कर दिया और लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों पर जुल्म नहीं कर सकती। आपकी सज़ा का फैसला सुनाने वाली मैं नहीं बल्कि ऊपर वाला है, और इसकी लाठी बेआवाज़ है। आज ममता अपने पति और बच्चों के साथ इसी बंगले में ज़िंदगी गुजार रही है और इसके भाई भी उसी बंगले में रहते हैं और ममता के रहमो करम पर फल रहे हैं, क्योंकि अपना हिस्सा तो उन्होंने गंवा दिया था और ममता के हिस्सों पर अब पल रहे थे। ममता ने अपने भाइयों को अपने साथ ही रखा था, मगर अब सब कुछ ममता के अपने हाथ में था, क्योंकि इसे सबके सब्र का फल मिल चुका था।
आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।